ये लोग नए प्लान बना रहे थे कि अजमेर में एक नई समस्या आ गई। अजमेर में कुल 6 जगह प्रीति टिफिन सेंटर के आउटलेट थे, परंतु उनमें से 3 जगह पर खाने की क्वालिटी में बहुत अंतर आ रहा था और उसके कारण शिकायतें भी आ रही थी। इस बात को लेकर उद्धव घासीलाल के पास आया और फिर दोनों ने तय किया कि इस बारे में क्या किया जाए। तो दोनों ने मिलकर यह रास्ता निकाला कि पूरे अजमेर के टिफिन एक ही जगह तैयार किए जाए और हर जगह से सिर्फ वितरण का काम किया जाए। इससे खाने की क्वालिटी हर जगह एक जैसी ही रहेगी। और फिर सब इस नए प्लान पर काम करने लगे और मात्र 10 दिन में पूरे अजमेर में खाने की क्वालिटी में सुधार आ गया। और इससे जहां पुराने ग्राहकों का विश्वास मजबूत हुआ, वहीं नए ग्राहक और जुड़ गए। इस संघर्ष के बीच प्रीति और घासीलाल का रिश्ता भी बदलने लगा। जहां पहले दोनों सिर्फ काम की बातें करते थे, अब उनमें एक गहरा जुड़ाव बनने लगा था। एक रात जब अजमेर स्टेशन पर कार्ट बंद हो चुका था, दोनों चाय पी रहे थे। प्रीति ने धीरे से कहा, घासीलाल, तुझे पता है, जब तू मेरे साथ खड़ा होता है ना, तो लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं। घासीलाल मुस्कुराया, और जब तू मुस्कुराती है तो लगता है कि सारी थकान मिट गई। दोनों कुछ देर चुप रहे, सिर्फ उनकी आंखें एक दूसरे से बातें करती रहीं। यह रिश्ता अब सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि दिल का भी होने लगा था। जहां एक और कंपनियां और राजनीति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बार हालात अलग थे। प्रीति और घासीलाल अब अकेले नहीं थे। स्टेशन का कुली यूनियन, कॉलेज के छात्र और बस अड्डे पर रोज खाने वाले मजदूर, सब प्रीति टिफिन सेंटर के साथ खड़े थे। अब अजमेर में प्रीति टिफिन सेंटर ने मजबूती से जगह बना ली थी। प्रीति के नाम पर भरोसा था और घासीलाल की हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो रही थी। सार्थक बोला, दीदी, अब हमारा सपना मकराना से बड़ा हो गया है। अब यह अजमेर का नाम है और कल पूरे राजस्थान का होगा। प्रीति ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हां, अब यह सिर्फ टिफिन सेंटर नहीं, यह हमारी जिंदगी है। इस बढ़ती लोकप्रियता से तीनों कंपनियां और बौखला गईं। राजस्थानी फूड कैटरर्स ने फिर गुंडों को भेजा, लेकिन इस बार पब्लिक ने ही उन गुंडों को खदेड़ दिया। लोग चिल्लाने लगे, प्रीति दीदी और घासीलाल भैया हमारा खाना खिलाते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। जय महल कैटरिंग ने राजनीतिक दबाव डाला। उन्होंने नगर निगम से कहलवा दिया, ये कार्ट शहर की सफाई और ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं। लेकिन जब जांच हुई तो कार्ट सबसे साफ सुथरे निकले। फूड इंस्पेक्टर खुद बोला, मैंने इतने सालों में इतना साफ स्टॉल नहीं देखा। 3 ताज खान फूड सर्विस ने सीधे पुलिस और प्रशासन में ऊंचे स्तर तक दबाव बनाया। एक बार फिर पुलिस आई और कार्ट हटाने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्थानीय अखबार के पत्रकार मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पूरी घटना की तस्वीरें और वीडियो बना ली। अगले दिन हेडलाइन छपी, गरीबों को सस्ता खाना खिलाने वालों पर दबाव क्यों। कंपनियों की लड़ाई के बीच भी घासीलाल बड़े आराम से सारे काम निपटा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह ये सब काम पहले से जानता हो, मानो बरसों से यही करता आया हो। मगर फिर वही सपने उसे बेचैन कर देते। वह बार बार सोचता, क्यों आते हैं ये सपने, कौन है वो औरत, और इतने सारी कारें किसकी है। यही सोचते सोचते वह सो गया। उस रात फिर वही सपना आया और घासीलाल चौंककर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। घबराकर वह बरामदे में आ गया। बाहर देखा तो प्रीति पहले से ही कुर्सी पर बैठी थी। घासीलाल उसके पास गया। प्रीति उसे देखकर चौंक गई, लेकिन उसके पसीने से तर बदन को देखकर समझ गई कि फिर वही सपने उसे परेशान कर रहे हैं। प्रीति ने धीमे स्वर में पूछा, फिर वही सपने? घासीलाल ने थकी आवाज में कहा, हां, पर तुम यहां क्यों बैठी हो, नींद नहीं आ रही? प्रीति बोली, नींद की बात नहीं है घासीलाल, हमें आके 4 साल हो गए। मकराना से अजमेर आ गए, ये घर भी ले लिया, पर क्या जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? एक शहर से दूसरे शहर भागते रहेंगे? हमारी इस यात्रा का अंत कहां है, मुकाम क्या है? घासीलाल ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, देखो प्रीति, हम कहां थे और आज कहां है।